ओके दोस्तों, आज के तो हमारे चुन्नू चुन्नू से टॉपिक हैं बिल्कुल, और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं। पॉलिटी के सेगमेंट में आज हमने लिया है नीति आयोग, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और भारत की न्यायिक प्रणाली यानी उच्चतम न्यायालय के फैक्ट्स। और ये तीनों टॉपिक हम आज ही क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे इसका रिवीजन, तो क्लास में आगे तक बने रहें। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग, नीति के पहले सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका परिचय देख लेते हैं। यह संवैधानिक संस्था नहीं है, यह सांविधिक संस्था भी नहीं है, ये वैधानिक निकाय है नहीं, यह केवल एक कार्यकारी संस्था है जिसका निर्माण संसद के अधिनियमों के तहत जो हमारे भारत के कार्यपालिका है उसकी कार्यकारी संस्था के अधीन किया गया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। यह एक सरकारी आयोग है। यह एक थिंक टैंक यानी कि चिंतन, सोच विचार करने की, जो एक अपने घर में बुजुर्ग रहते हैं जो सलाह मशवरा करते हैं, उस हिसाब से इसकी एक दर्जा इसको दिया गया है। गठन एवं संरचना में मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से इसका गठन किया जाता है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें एक पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष पीएम द्वारा नियुक्त होता है, और शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल किसे कहते हैं, जिसमें राज्यों के सीएम और यूटी के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। तो ये बहुसदस्यीय संस्था इस प्रकार से है। क्षेत्रीय परिषद संबंधित राज्यों के सीएम और उपराज्यपाल से मिलकर बनती है। पूर्णकालिक सदस्य इसके अंतर्गत 2 होते हैं, अंशकालिक सदस्य इसके अंतर्गत 2 होते हैं। पदेन सदस्य पीएम द्वारा नामित मंत्रिमंडल के 4 कैबिनेट मंत्री होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें शामिल होते हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसमें शामिल होता है और सचिव। ऐसे करके 10 फेज में टोटल इतने व्यक्ति इस संस्था में बहुसदस्यीय रूप से भूमिका निभाते हैं। नीति आयोग के उद्देश्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों में साझा दृष्टि विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, योजनाओं को बनाने के लिए ग्राम स्तर के तंत्र का उच्च स्तर के साथ समन्वय करना, यानी कि जुड़ाव। देखो, राष्ट्र की तो प्राथमिकताएं सहकारी संघवाद, ग्राम स्तर का तंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के आर्थिक रणनीतिक इसमें एजेंडे शामिल करना, समाज के उन विशेष वर्गों पर ध्यान देना जिनको आर्थिक प्रगति के पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, रणनीतिक और दीर्घकालीन नीतियों की डिज़ाइन करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समान विचारधारा वाले थिंक टैंक के बीच भागीदारी पहल को प्रोत्साहित करना, अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के लिए एक मंच प्रदान करना, क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना और राष्ट्रीय विकास एजेंडे को आगे बढ़ाना। अब देखो, आपको ये विभिन्न आयोगों की भूमिका देख लेते हैं। अब देखो, हमारा यूपीएससी टॉपिक भी बहुत छोटा सा टॉपिक था और उससे क्वेश्चन भी आपको पता है कि ये तो बनते ना के बराबर बनते हैं, पर बनते हैं। तो कुछ मुख्य बातें हैं जो हमने सेगमेंट में कंप्लीट कर लिए। अब हमने देखो कौन कौन से आयोग कर लिए हैं। नेशनल इलेक्शन कमीशन, कैग, महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग, और सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, और यूपीएससी। अब इन 6 की हमारे भूमिका क्या है। ये सेगमेंट वैसे तो हमें आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी हम इसे एक प्रीफेस के रूप में या फिर इसका एक रिवीजन के रूप में देख लेते हैं कि हमने ये आयोग कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे नेशनल इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाने का काम करती है। राजनीतिक अपराधीकरण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। कैग केंद्र व राज्य सरकारों के वित्तीय उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है, सरकारों के संसदीय नियंत्रण रखता है, घोटाले को उजागर करता है, लोक लेखा समिति के मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में ये काम करता है। केंद्रीय सूचना आयोग, इसमें लोक सेवकों की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की भूमिका निभाता है, भ्रष्टाचार को कम करता है और सूचनाओं के लोकतंत्रीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मानवाधिकार आयोग में मानवाधिकारों और जीवन संरक्षण और समानता के अधिकारों का संरक्षण करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता को मजबूत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पुलिस बलों, सुरक्षा बलों और सेनाओं को मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु प्रेरित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। उच्च पदों पर भ्रष्टाचार को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। ग्रुप ए के प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है।
अब यूपीएससी राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त प्रशासनिक कार्यपालिका के गठन में योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। हमारा आज का थर्ड सेगमेंट भारत की न्याय प्रणाली यानी कि उच्चतम न्यायालय। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ने से पहले हम इसके कानून के स्रोत देखेंगे। कानून के स्रोतों में संविधान, संसद या विधानसभा, प्रथाएं, परिपाटी, न्यायालय में मामले कानून के प्रमुख स्रोत होते हैं ये, ठीक है। अब संघात्मक शासन भारत में है, लेकिन न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत। एकीकृत क्यों है? क्योंकि भारत में प्रांतीय स्तर पर न्यायालय का गठन नहीं किया गया है। विभिन्न स्तर की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब स्वतंत्र नहीं है। केंद्र और राज्य की न्यायालय पर निर्णय देने वाले न्यायालय अलग अलग नहीं है, अपितु एक ही है। अंतिम न्यायालय जो निर्णय होता है वो राष्ट्रपति लेता है। भारत में एकीकृत व्यवस्था है न्यायपालिका की, जबकि यूएसए यानी अमेरिका में द्वैध व्यवस्था है। फेडरल कोर्ट और प्रांतीय न्यायालय अलग अलग नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे में उनके काम से जुड़े हुए हैं। जबकि अमेरिका की जो फेडरल कोर्ट और प्रांतीय न्यायालय अलग अलग है, उनकी दोनों की अलग अलग भूमिका है, उनके अलग अलग ही कोर्ट हैं, अलग अलग ही वो जजमेंट करते हैं। स्थापना भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। इसके अंतर्गत 124 प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। संख्या कौन तय करेगी? संसद। और नोट न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 आया था, फिर उसके बाद इसमें संशोधन करके 2019 का जो संशोधन था उसमें एक चीफ जस्टिस और 33 जो न्यायाधीश होंगे, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। 130 में लिखा हुआ है कि स्थान के लिए प्रावधान राष्ट्रपति के अनुमोदन से किया जाएगा। अभी तक तो इसमें स्थान को लेकर कोई भी परिवर्तन नहीं किए गए हैं और उच्चतम न्यायालय इस कार्य को करने से बचता भी है। देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय की योग्यता। अनुच्छेद 124(3) में भारतीय होना चाहिए, 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए एज ए न्यायाधीश, या फिर 10 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में अनुभव, या विधिवेता में पारंगत होनी चाहिए। विधिवेताओं को न्यायाधीश कभी नहीं चुना जाता है। और अनुच्छेद 124 में मुख्य न्यायमूर्ति व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा। 126 में लिखा हुआ है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्ति बाय राष्ट्रपति, मुख्य न्यायमूर्ति के एब्सेंस में ये काम करता है। 127 तदर्थ न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा ही इसको नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति की आवश्यकता क्यों होती है? कि अगर कोरम पूरा नहीं होता न्यायालय में तो इसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 128 के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इसकी नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायमूर्ति ही करता है। उद्देश्य बकाया कार्यों को पूरा करने के संदर्भ में किया जाता है। देखो, मुख्य न्यायमूर्ति की तो राष्ट्रपति करता है नियुक्ति और कार्यकारी की भी राष्ट्रपति, लेकिन तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति सीजेआई यानी मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जाती है। अब आपने देखो इसमें न्यायाधीश 4 प्रकार के देखे हैं: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव जज, एडहॉक जज और रिटायर्ड जज। यानी कि हमने इन तीनों सेगमेंट को इतनी स्मूथली तरीके से 8-9 मिनट के रिवीजन में कंप्लीट कर लिया है। होप सो अगर आपको क्लास एक बार में नहीं समझ में आई तो वापस देख लेना, इससे पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आरएस प्री या फिर ईओआरएम तो डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि हर सेगमेंट से अब आरपीएससी क्वेश्चन उठाती है। और ये हमारे शॉर्ट नोट्स बिल्कुल शॉर्ट और बहुत ही स्वीट है। इससे ये 99% आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो इसको अच्छे से 1 या 2 बार इस क्लास को आप देखकर रिवाइज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरा, या फिर मुझे कमेंट के माध्यम से मेरा मोटिवेशन तो बूस्ट अप कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।